हेलो विद्यार्थियों। इस अध्याय में आज हम बोर मॉडल की कमियां और डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर बोर के द्वितीय अभिग्रहित या कह लीजिए कक्षाओं के क्वांटीकरण के नियम का भी हम अध्ययन सत्यापन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल की कमियों की। बोर मॉडल जिसने परमाणु की संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें कुछ कमियां थी जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक, यह मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सम आयनों के लिए ही वैध है। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं के लिए हम इसका प्रयोग करें तो हम इसका व्यापीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका कारण यह होता है कि यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक अनुक्रिया के संबंध में कोई प्रावधान नहीं देता है, या इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। नंबर दो, दूसरी कमी, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार पथ पर गति के लिए कल्पना की गई है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन त्वरित होने पर भी विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। ये बोर मॉडल में माना गया है। ठीक है, लेकिन इस अभिग्रहित के लिए बोर मॉडल में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। यदि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को हम अधिक विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें और हमें यह प्रेक्षित होता है कि पूर्व में ज्ञात प्रत्येक रेखा वास्तव में अति निकट स्थित अनेक सूक्ष्म रेखाओं के समुच्चय के रूप में होती है। ठीक है, बोर मॉडल इस सूक्ष्म संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है या इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। अगला नंबर देखते हैं। यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। अगला नंबर देखते हैं। यह मॉडल चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, जीनोम प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र के कारण विपाटन, स्टार्क प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफल रहा है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। सामान्यतः व्युत्क्रम बल, जिसे आप कूलाम बल भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत गतिशील कण का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, परंतु बोर मॉडल में कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है। साथ ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग और उसकी स्थिति दोनों का एक साथ परिशुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते या इसको प्रेक्षित नहीं कर सकते, जबकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसके वेग को एक साथ विवेचित किया गया है। तो ये कुछ कमियां हैं बोर मॉडल की। ठीक है, इसके बाद अब हम अध्ययन करते हैं द्रव्य तरंग के आधार पर या कह लीजिए डी ब्रोगली के नियम के आधार पर बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। द्वितीय अभिग्रहित, जो इसे क्वांटीकरण का नियम भी कह सकते हैं, जिसमें कक्षाओं को क्वांटीकृत किया गया है। ठीक है, तो उसकी व्याख्या करनी है। बोर ने बताया था अपने द्वितीय अभिग्रहित में कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान Ln ये बराबर होता है MVN Rn बराबर किसके NH/2 पाई। ठीक है, अब इस नियम की व्याख्या या इसका सत्यापन किया डी ब्रोगली ने अपने द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर। डी ब्रोगली ने अपने द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर परिकल्पना प्रस्तुत की कि यदि बोर प्रतिरूप में वृत्ताकार कक्षों में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को हम द्रव्य कण तरंग की भांति देखें, ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इस तरंग को अपरगामी तरंग के रूप में माना जाए। और अपरगामी तरंग की एक विशेषता होती है कि संपूर्ण पथ या माध्यम के लिए संपूर्ण माध्यम अपरगामी तरंग की तरंगदैर्ध्य के रूप में वर्गीकृत होता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो ये तरंग है ये कक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण कक्षा इस अपरगामी तरंग या इस द्रव्य तरंग के तरंगदैर्ध्य के पदों के रूप में वर्गीकृत होगी। तो इस प्रकार अपरगामी तरंग माना जाए, अर्थात इसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार की हो कि कक्षा की परिधि में तरंगों की पूर्णांक संख्या उपस्थित हो, अर्थात परिधि तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज हो। तो इस आधार पर, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये आपकी कक्षा है।
त्रिज्या को दर्शा रहे हैं हम Rn से, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन Vn वेग से गति कर रहा है। अगर उसके साथ द्रव्य तरंग जुड़ी है तो ये इस प्रकार की होगी जैसे कि आपकी अपरगामी तरंग, और संपूर्ण कक्षा इसके तरंगदैर्ध्य के पदों में बटी होगी। ठीक है, अतः nवीं कक्षा में त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं कक्षा की, Rn त्रिज्या के लिए आपका 2 पाई Rn ये किसके बराबर आएगा, n लैम्डा के। समीकरण नंबर 2 का ये, जहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये संतुष्ट होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग सिद्धांत से द्रव्य तरंग तरंगदैर्ध्य दर्शाएंगे लैम्डा से, ये बराबर होता है h m v n, क्योंकि h अपॉन p होता है, और p यहाँ पर क्या होगा m इंटू वी एन, जहाँ पे n आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। अब ये मान आपका समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 पाई Rn ये बराबर आ जाएगा NH अपॉन एम वी एन। ठीक है, एम वी एन को हम दूसरी ओर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एम वी एन Rn ये बराबर किसके, NH अपॉन 2 पाई, और ये होता है आपका कोणीय संवेग, दर्शाएंगे ln बराबर किसके, NH अपॉन 2 पाई। ये तो इस तरह से आपका स्पष्ट होता है, क्योंकि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, सॉरी बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, और यही सत्यापित किया गया डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर। इस तरह से डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या होती है। इस चैप्टर में आपका इतना ही। अब इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या तथा इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल तथा कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात करिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा या प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R1 किसके बराबर होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। V1 का मान कितना होता है, 2.189 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और पहली कक्षा के लिए ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा E1 ये किसके बराबर होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब प्रथम कक्षा और किसी भी अन्य कक्षा में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लेके चलेंगे। तो हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Rn बराबर, पहले हम त्रिज्या के रूप में ले रहे हैं n² R1। ठीक है, अब इस संबंध का हम यहाँ पे प्रयोग करें, हमें द्वितीय कक्षा चाहिए तो दर्शाएंगे R2 बराबर n², और यहाँ पे n क्या होगा 2, और इसको आप R1 ले सकते हैं या A0 से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब मान रखते हैं 2 रखेंगे n के स्थान पर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और A0 या कह लीजिए R1 का मान कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये मान आ जाता है जब आप गुना करते हैं 2.12 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो nवीं कक्षा में चाल Vn ये बराबर होता है 1/n V1। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे V2 ये बराबर आ जाएगा 1/n V1, और n क्या है यहाँ पे 2। V1 का मान हमें पता है, ये मान रख लेंगे बटे 2। ठीक है, सरल करेंगे तो आपका ये मान आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कक्षा में ऊर्जा पूछ रहा है। हम जानते हैं किसी भी कक्षा में ऊर्जा En बराबर किसके होता है, E1 अपॉन n²। इस संबंध का हम प्रयोग करेंगे। E1 का मान कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मान रखेंगे n का मान यहाँ पे 2 है, तो -13.6 बटे 2 का वर्ग यानी कि 4 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम है तो बामर श्रेणी तथा पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखाओं के लिए तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। अब जब इस तरह के प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी रेखा की बात ये कर रहा है। ठीक है, और उस रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा रेखा चित्र ले रहा हूँ, उसके आधार पर आपको समझा रहा हूँ।
हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हम ऊर्जा स्तर लेते थे, ये N1 बराबर 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। तो आपको ध्यान होगा लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती थी? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता था। यानी कि यहाँ पे N2 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अनंत तक जाता था। तो पहली रेखा कौन सी होगी? जब 2 से किस में आएगा? 1 में। ये किसके लिए? लाइमन के लिए। मैं L से दर्शा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें बामर की। बामर की कब? जब उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता था। यहाँ पे N2 का मान क्या होगा? हम 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अनंत तक। तो यानी कि पहली रेखा कब प्राप्त होगी स्पेक्ट्रमी रेखा? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से किस में आए? n बराबर 2 में। तो ये बामर की पहली रेखा होगी। मैं B से दर्शा रहा हूँ। इसी तरह से पाश्चन की बात करें, मान लीजिए n बराबर क्या है? 4 है। तो पाश्चन श्रेणी हमें कब प्राप्त होती थी? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर N2 ये लिया जाता था, N2 बराबर आपका 4, 5, 6 एंड सो ऑन से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता था। यानी कि पहली रेखा कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से किस में आएगा? n बराबर 1 में आएगा। ये पाश्चन में दर्शा रहा हूँ P से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको ये देखना है कि जिस स्पेक्ट्रमी रेखा की ये बात कर रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो इसी के अनुसार हम लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में हमें दिया है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा L1 ये बराबर किसके? 1216 एंगस्ट्रॉम। और लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए N1 किसके बराबर होता है? 1 के। और N2 किसके बराबर होता है? 2 के। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा के लिए आपका तरंगदैर्घ्य का सूत्र 1/लैम्डा ये बराबर किसके होता है? R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर से। तो हम ये सूत्र लेते हैं R। अभी आपका N1 1 है और N2 2 है, ये मान यहाँ पे रख लेंगे, सरल करेंगे तो ये आ जाता है 1/लैम्डा L1 बराबर किसके? R इंटू 3/4। ठीक है। अब लैम्डा L1 ये किसके बराबर हो जाता है? 4/3R और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इस अवस्था को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। बामर श्रेणी की बात कर रहा है तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए जैसे कि अभी आपको यहाँ पे समझाया, N1 किसके बराबर होगा? 2 के। और N2 किसके बराबर होगा? 3 के। तो इसके लिए रेडबर्ग के सूत्र से, रेडबर्ग फॉर्मूले से 1/लैम्डा B1 ये किसके बराबर आएगा? R 1/2 का वर्ग यानी कि N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सरल करेंगे तो ये आ जाएगा R 1/4 माइनस 1/9। आगे सरल करेंगे तो R 5/36 या लैम्डा B1 36 ऊपर चला जाएगा बटे 5R, ये हमारे पास आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले लैम्डा L1 जो मान आया था वो मान आया था 4/3R और उसका मान कितना था? 1216 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो ये मान आया है इसको हमें इस पदों में बदलना है। कौन से पदों में? 4/3R वाले पदों में बदलना है, जिससे हम 4/3R के स्थान पर 1216 एंगस्ट्रॉम रखें और बाकी सरल करके मान निकाल लें। ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 9 गुना 4। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बटे में नीचे 3 नहीं है, क्योंकि 5 को हम 3 के पदों में नहीं लिख सकते, तो मैं 3 से ऊपर नीचे गुना कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये 4/3R मेरे पास आ गया। इसका मान कितना? 1216 एंगस्ट्रॉम। और ऊपर कितना बचा? 3 गुना 9 ये 27/5। ठीक है। अब हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये मान आ जाता है 243.2 और सी गुना है 27 से करते हैं तो ये आपका ये मान आ जाता है 6566.4 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार पाश्चन श्रेणी के लिए हम प्रथम रेखा के स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करेंगे। अब प्रथम रेखा के लिए N1 बराबर किसके होता है? 3 के। और N2 बराबर किसके होता है? 4 के। ठीक है। 1/लैम्डा P1 R ये आ जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। मान रखेंगे, सरल करेंगे। ठीक है। तो ये आपका मान आ जाता है और इसको फिर हम उसी तरह से 4/3R के पदों में लिखते हैं।
मान रखते हैं और सरल करते हैं, और ये सरल करने पर मान आ जाता है 18,761.1 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर ए से सी में संक्रमण करने से जो स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित होती है, विकिरण उत्सर्जित होती है, उसका तरंगदैर्ध्य कितना है, 1000 एंगस्ट्रॉम है। और ऊर्जा स्तर बी से सी में संक्रमण करने पर आपका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि ए से बी में संक्रमण हो तो उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए एक हम सामान्य सा रेखा चित्र बना लेते हैं। ये तीन ऊर्जा स्तर हैं ए बी सी, इसके लिए ऊर्जा मानी ई ए है, इसके लिए ई बी है और इसके लिए माना ई सी है। तो प्रश्नानुसार जब ए से सी में संक्रमण हो रहा है तो 1000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित हो रहा है, बी से जब सी में हो रहा है तो 5000 का, हमें ये ज्ञात करना है। मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूँ λ1, इसको λ2 और इसको मैं कह रहा हूँ λ3। ठीक है, अब जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा इन दोनों, या कह लीजिए जिन दोनों के मध्य संक्रमण हो रहा है, जैसे ए से बी या कह लीजिए बी से सी या ए से बी, इन दोनों के ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। तो इसके अनुसार अगर संक्रमण ए से सी में हो रहा है तो ई ए माइनस ई सी ये बराबर किसके आएगा, एच न्यू, और यहाँ पे न्यू1 लेंगे क्योंकि पहली अवस्था को मैं λ1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एच सी अपॉन λ1, समीकरण नंबर 1 ही। इसी तरह से बी से सी में संक्रमण हो रहा है तो उसके लिए ए बी माइनस ई सी, इसको मैं लिखूंगा एच सी अपॉन λ2। अब तीसरी अवस्था जो हमसे पूछी है कि ए से बी में संक्रमण हो तो ई ए माइनस ई बी ये बराबर किसके आ जाएगा, एच सी अपॉन λ3, समीकरण नंबर मैं 3 कह रहा हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 घटा दूँ तो यहाँ पे ई सी कैंसिल हो जाएगा और ई ए माइनस ई बी आ जाएगा, यानी कि हमें ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर जब मैं इसको घटाता हूँ तो ई ए माइनस ई बी का मान आ जाता है मेरे पास एच सी, कॉस्ट में 1/λ1 माइनस 1/λ2, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण और 3 4 से तुलना करें, देखिए ये दोनों मान ई ए माइनस ई बी के बराबर हैं तो दोनों को एक दूसरे के तुल्य रख देते हैं। तो एच सी अपॉन λ3 ये बराबर किसके आ जाता है, एच सी कॉस्ट में 1/λ1 माइनस 1/λ2, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/λ3 बराबर 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब मान रख लेते हैं, ये आपका 1000 एंगस्ट्रॉम है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, सरल करेंगे तो आपका ये मान आपका 1250 एंगस्ट्रॉम का आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है द्विआयनिक लिथियम परमाणु है, यह हाइड्रोजन सदृश्य आयन है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, यानी कि आपको Z का मान दे दिया, हाइड्रोजन सदृश्य होता है। अब कह रहा है पहला भाग इस प्रश्न का कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। अब आप दो तरह से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पहले ऊर्जा स्तर से तीसरे तक पहुंचाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितनी ग्रहण करेगा उतनी ही वो तीसरे से पहले में आते हुए त्यागेगा, तो आप उसके लिए लैम्डा का मान निकाल लो। ठीक है, या आप इस तरह कर सकते हो कि दोनों का ऊर्जा अंतर लेकर एच न्यू या न्यू के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा, उसके अनुसार आप कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से कि अगर इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से हम तृतीय कक्षा में भेज रहे हैं तो हमें उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी जितनी वो तीसरे से पहले में आते हुए त्यागेगा। तो उसके लिए तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग के सूत्र से 1/λ ये बराबर किसके होगा, हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए ले रहे हैं तो आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 यहाँ पे 1 है और n2 कितना है, 3 है, ये मान रख लेते हैं। जब हम इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर ये मान आ जाता है 8.766 गुना 10⁻7, ये मान आता है 1/λ का। हमें मान चाहिए लैम्डा का, तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर लैम्डा ये बराबर आ जाता है 10⁻7 बटे 8.766। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/8.776 गुना 10⁻7। ठीक है, अब आगे सरल करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये माना जाता है 0.114 गुना 10⁻⁴
-7, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 114 गुना 10 की पावर -10 या 114 एंगस्ट्रॉम। तो ये मान आ जाता है। अब स्पेक्ट्रम की रेखाएं कितनी होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तृतीय ऊर्जा स्तर में, तो वो तृतीय से पहले में आ सकता है, तृतीय से दूसरे में आ सकता है और दूसरे के बाद फिर पहले में आ सकता है। तो ये आपकी चित्र के अनुसार दर्शाई है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम रेखाएं हमें कितनी प्राप्त होंगी, 3 प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य 6564 एंगस्ट्रॉम है, तो रिडबर्ग नियतांक तथा तरंग संख्या का मान ज्ञात करिए। तो रिडबर्ग के सूत्र से हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है, 1/λ बराबर होता है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। प्रथम रेखा है बामर श्रेणी की, तो प्रथम रेखा कौन सी होगी, जैसे भी अभी पीछे एक प्रश्न आया था उसमें भी हमने प्रथम रेखा ली थी बामर श्रेणी के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर से द्वितीय में संक्रमण करेगा, तो n1 यहाँ पे 2 है, n2 3 है, मान रख के सरल करेंगे तो 1/λ ये आ जाता है 5r/36। ठीक है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 36/5 लैम्डा। लैम्डा का मान हमें दिया हुआ है, हम रख के सरल करेंगे, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में मीटर में ले लेंगे तो 10 की पावर -10 यहाँ पे आएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जब आप सरल करते हैं तो सरल करने पर आपको ये मान प्राप्त हो जाता है 1.096 गुना 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तरंग संख्या ये बराबर होती है 1/λ के, तो न्यू बार ये बराबर 1/λ और 1/λ का मान ये रहा। ठीक है, यानी कि ये मान किसके बराबर आया था, 5r/36। तो सीधे सीधे मान रख लेते हैं और इसको सरल कर लेते हैं। जब हम सरल करते हैं तो ये मान बराबर आता है 0.1522 गुना 10 की पावर 7 की। ठीक है, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 15.22 गुना 10 की पावर 5 मीटर इनवर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन सदृश्य कोई आयन है, n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण कर रहा है और इस संक्रमण के लिए 2.467 गुना 10 की पावर 7 हर्ट्ज की आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो कह रहा है n बराबर 3 से n बराबर 1 में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन सदृश्य आयन है तो हम जानते हैं आवर्ती पूछ रहा है, और रिडबर्ग सूत्र होता है तरंगदैर्ध्य के लिए, यानी कि लैम्डा के लिए। तो आवर्ती और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है, हम जानते हैं c बराबर होता है लैम्डा न्यू, या न्यू किसके बराबर हो जाएगा, c/λ के। ठीक है, तो यही तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं। यहाँ पे पहली अवस्था के लिए न्यू 1 c/λ1, या इसको आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं c × 1/λ1। और यहाँ पे 1/λ1 रिडबर्ग के सूत्र से ये किसके बराबर आएगा, r/z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, गुना में c है। ठीक है, तो c की गुना हो जाएगी, तो यानी कि सूत्र इस तरह आ जाएगा c/r/z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये मान रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है आपका 3c/r/z²/4। उसके बाद न्यू2 दूसरी अवस्था, कहाँ से, 3 से 1 में संक्रमण कर रहा है, तो ये हो जाएगा न्यू2 बराबर किसके, c/λ2। सूत्र यही c/r/z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये मान आ जाता है जब आप सरल करते हैं 8c/r/z²/9। ठीक है, अब एक का मान हमें दिया हुआ है न्यू1 हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू1 हमको दिया हुआ है 2.467 गुना 10 की पावर 7 हर्ट्ज, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मान हमारे पास आया ये, इसको हम इस रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका मान कितना है, ये है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, 8 है, इसको लिख देता हूँ 2 गुना 4 c/r/z², और 9 को लिख लेता हूँ 3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे आ रहा है 4/3, और c/r/z² ये ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 3/4 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये मान आपका सरल होकर आ जाता है, मान आता है 2.92 गुना 10 की पावर 7 हर्ट्ज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।